एक बार बोलिए। चलो डिस्प्लेसमेंट करंट समझते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट में होता क्या, ये कैपेसिटर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। यहाँ पे अगर करंट आई फ्लो हो रहा है, इसको चार्ज करना है। चार्ज करते टाइम कुछ इंस्टेंट ऐसा होता है जिससे करंट फ्लो होता है। देखो अगर ये करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे चार्ज जमा होगा क्यू, और ये जो क्यू है वो टाइम के साथ चेंज होगा जब तक ये फुल्ली चार्ज ना हो। और इस क्यू के चलते यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। हमारी बात समझ में? या इस करंट के चलते या चार्ज जमा हो रहा है, इस चार्ज के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टाइम के साथ चेंज होगा। टाइम के साथ क्या होगा? चेंज होगा, वेरी विद टाइम या डिपेंड्स ऑन टाइम। तो इसलिए क्योंकि जब तक ये फुल्ली चार्ज नहीं होगा क्यू टाइम के साथ चेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंग ई टाइम के साथ चेंज करेगा। अब देखो होता क्या है कि अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये वायर है, तो हमने पढ़ा था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके पास अगर एक कंपास ले जाएंगे तो क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्योंकि ये जो करंट कैरिंग वायर है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने आसपास के रीजन में। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके चलते यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन मैक्सवेल ने क्या देखा कि अगर इस रीजन में भी हम कंपास को ले जा रहे हैं, ये जो एम्प्टी रीजन है यहाँ पे अगर कंपास को ले जाकर रख रहे हैं तो यहाँ भी क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन पक्का होना ही है क्योंकि यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चलते यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक हम जानते थे बार्ट से लॉ। जैसे ही मैक्सवेल यहाँ पहुंचा, यहाँ पे उसने कंपास रखा तो पता चला कि ये जो एम्प्टी रीजन है यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपास। अब कंपास में तभी डिफ्लेक्शन होता है जब मैग्नेटिक फील्ड होता है। कंपास में कब डिफ्लेक्शन होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड होने के चलते, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है इसलिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब उसने बोला, उसने पहले एक चीज बोला था, ध्यान रखना, मैक्सवेल ने क्या बोला था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहले मैक्सवेल ने बोला था जो हमने पढ़ के आया है। अब यहाँ पे जब वो चेंज देखा ना तो उसने एक और दूसरी बात बोली जो जस्ट उसके अपोजिट था। उसने बोला कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब समझो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हो? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज सिग्मा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होता है? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? यहाँ का चार्ज है, ठीक है। और ये क्यू टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ई भी टाइम के साथ चेंज होगा। और अगर ये ई टाइम के साथ चेंज होगा, जो फ्लक्स इससे लिंक्ड होगा वो भी क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। तो समझना क्या कर रहे हैं, इसको अगर इधर भेज दो तो इसको ई इंटू ए लिख सकते हो, ठीक है। ई इंटू ए क्यू के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? ये क्यू के बराबर और इधर एप्सिलॉन नॉट से भी मल्टीप्लाई कर। अब दोनों तरफ अगर टाइम का डेरिवेटिव लेते हो, दोनों तरफ क्या करते हो, टाइम का डेरिवेटिव लेते हो, तो ये जो टर्म है इसको लिख सकते हो डी बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट ए ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आ रही बात समझ में? डी बाई डी टी, इधर भी टाइम का डेरिवेटिव लिया, इधर भी टाइम का डेरिवेटिव लिया। तो समझना ये जो डी क्यू बाई डी टी होता है, डी क्यू बाई डी टी क्या है? दिस इज करंट। लेकिन ये जो करंट है ना, ये जो करंट है ये चार्ज के कंडक्शन के चलते नहीं आ रहा है। ये जो करंट है ये चार्ज के कंडक्शन के नहीं चलते नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो ही नहीं होता है। यहाँ पे बस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो हमने देखा अगर डी क्यू बाई डी टी कर रहे हैं वो आई के बराबर है। दिस आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई। यहाँ पे जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हो, प्लेट एरिया कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल सकते हो, या फिर इन दोनों को कंबाइन करके फ्लक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। ये होगा डी फाई ई बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू आई। और ये एक स्पेशल करंट है जो कि कंडक्शन के चलते प्रोड्यूस नहीं हो रहा और इसका स्पेशल नाम दिया गया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आईडी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट इज व्हाट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब इसके कहने का मतलब है जब जब फ्लक्स, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा, जब भी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा
उस रीजन में एक करंट आएगा, दैट करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड इसका मैथमेटिकल जो फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये जो टर्म है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये जब उसने बोला ना, तो उसने एक इक्वेशन मॉडिफाई करा। इक्वेशन कौन सा? हमने पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ जब हमने पढ़ा था, एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है? इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। और ये जो I यहाँ होता था, दिस I इज ड्यू टू कंडक्शन। ठीक है ना, करंट कैरिंग वायर जो इनक्लोज करता था रीजन, वो I होता था। ठीक है, लेकिन मैक्सवेल ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई बोला। वो बोला कि बस कंडक्शन ही नहीं, यहाँ में भी डिस्प्लेसमेंट करंट भी हो सकता है। उसने मॉडिफाई करके यहाँ लिखा IC प्लस ID, वेयर IC इज कंडक्शन करंट और ID इज डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट करंट भी इनक्लोज हो रहा होगा किसी रीजन में, उसके चलते भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कंडक्शन है उसके चलते तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता ही था। और इसको बोलते हैं मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म था। पहले हम म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज पढ़ते थे, एंड दैट आई इनक्लोज वाज ओनली ड्यू टू कंडक्शन करंट। बट हमें एक नया करंट मिला जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू इतनी होती है, उसके चलते ये मॉडिफाइड फॉर्म है। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट तभी आएगा जब किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मल्टीप्लाइड विद एप्सिलॉन नॉट विल गिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? यस सर, थैंक यू। और कोई डाउट किसी को? बोलो, इतना ही डाउट था? चलो मैं पूछता हूँ, बताओ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलेटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? अगर तुमको ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सर। यहाँ ई वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, मान लो ये आई की तरफ है, ये जे की तरफ है, तो जो डायरेक्शन होगा वो कैसे निकलेगा? डायरेक्शन निकलेगा ई क्रॉस बी से। ये क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और अगर एक इक्वेशन दिया है तुमको, ज्यादातर यहाँ जो फेमस प्रॉब्लम है जो इधर से पूछता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, उसमें पूछता है ई दे देता है। ठीक है ना, ई दे देगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया जे कैप। समझना, ई दे दिया है तुमको, 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन दे करके तुमसे बोलेगा चूज विच वन इज करेक्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? अब देखो, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन अगर तुमको दिया हुआ है, तो ये बता रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी जो प्रोपागेशन होगा, जो भी प्रोपागेशन होगा वेव का, वो होगा एक्स डायरेक्शन में। इसका माइनस एक्स मैंने तुमको बताया था उधर जब वेव पढ़ा रहा था साउंड वेव में, कि अगर यहाँ माइनस एक्स लिखा हुआ, माइनस एक्स लिखा हुआ यानी वेव इज प्रोपागेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर यहाँ प्लस एक्स होता तो वेव विल प्रोपागेट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो अगर यहाँ माइनस के एक्स है, इसका मतलब जो वेव प्रोपेगेट करेगा वो पॉजिटिव एक्स की तरफ प्रोपेगेट करेगा। ठीक है, अब देखो ये ई दे दिया और बता दिया कि इधर जा रहा है जे की तरफ। ई का जो वेक्टर है वो जे की तरफ है। अब यहाँ से ऑप्शन देता है और पूछता है, 4 ऑप्शन दे करके पूछेगा कि ई का लिए कौन सा करेक्ट है। तो पता कैसे करेंगे? यहाँ 2 तरीका होता है पता करने का। पहला चीज क्या कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म सेम टू सेम कॉपी होगा ई के लिए भी। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये डिट्टो कॉपी हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और साइन का फंक्शन ये है, ये सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी कॉपी होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड में भी बी नॉट के फॉर्म में दे सकता है या फिर
ई नॉट के फॉर्म में दे सकता है। मैग्नेटिक फील्ड जो ऑप्शन में रहेगा वो डायरेक्टली बी नॉट के फॉर्म में भी दे सकता है। अगर बी नॉट के फॉर्म में दे दिया तो ज्यादा परेशान नहीं होना होता है, बस यहाँ पे आई जे केस सोचना होता है, या आई होगा, जे होगा, के होगा, या माइनस जे होगा, ये सब सोचना होता है। लेकिन कभी कभी इस बी नॉट को हटा करके ऐसे दे देता है, जैसे ई नॉट बाई सी, ई नॉट इंटू सी, इस तरीके का चार्ट तुमको फॉर्मेट दे देगा। अब देखो अगर इस टाइप का दे रहा है कि कोफिशिएंट भी चेंज कर रहा है साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो हमें सोचना क्या पड़ता है कि हम सोचेंगे इस वाले फॉर्मूला से, पहले सोचेंगे डायरेक्शन का, कि जो डायरेक्शन होगा वो ई क्रॉस बी से निकलेगा। तो अगर ये जे की तरफ है, ई किधर है, जे की तरफ, ई जे की तरफ है, और जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ आ रहा है, आई की तरफ, तो बी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, बी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, के की तरफ, के की तरफ। अगर ये दिया हुआ है जे की तरफ, ये तुम्हें नहीं पता, ये कैलकुलेट करना है, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो बता के रख दिया है इससे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्लस एक्स होता तो यहाँ माइनस होता, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस दिया हुआ है इसलिए आई का डायरेक्शन में प्रोपागेशन हो रहा है, तो इसको क्या होना चाहिए, के। बाई ऑप्शन देख सकते हो कि क्या रिलेशन होगा, बाई ऑप्शन जो रिलेशन होगा के वाला करेक्ट होगा। तो देखने के लिए क्या क्या देखेंगे ऑप्शन में, पहले सबसे पहले ये चीज देखेंगे, ये सेम टू सेम होना चाहिए। अगर ये सेम टू सेम है और दो से ज्यादा ऑप्शन है तो फिर ये वाला इक्वेशन में जाएंगे, ई क्रॉस बी वाले से जस्टिफाई करेंगे डायरेक्शन को, ठीक है। और अगर कोफिशिएंट चेंज कर रहा है तो कोफिशिएंट चेंज करने के लिए फिर हम क्या सोचेंगे, जो बी नॉट होता है वो होता है ई नॉट बाई सी। ये भी एक रिलेशन है, ये थर्ड रिलेशन है जो कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी हम इक्वेशन का पता करते हैं। और ये क्या बताता है, जो बी नॉट होगा, बी नॉट का मतलब amplitude of magnetic field is equal to amplitude of electric field divided by speed of light. B naught is equal to E naught by E. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखोगे। जो ये सारे सवाल है ना, ये रिपीटेड सवाल है, बहुत सारे सवाल इधर से आते हैं, ठीक है ना। कभी कभी तो यही से पूछ देता है, ई दे देता है और बी नॉट पूछता है, तो उसमें क्या करना होता है, सी से डिवाइड करना होता है, या कभी बी दे देगा ई नॉट पूछ लेगा तो उसमें सी से मल्टीप्लाई करना होता है, बस इतना ही सवाल आता है इधर। और एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं कि जब भी मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके लिए एनर्जी स्टोर होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके लिए भी एनर्जी स्टोर होगा मीडियम में, जिस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की बात करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मैंने बताया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है। और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के चलते जो एनर्जी आता है, दैट एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यू नॉट। याद है, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे तब बताए थे, ये मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहे थे तब बताए थे, क्योंकि वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अभी तक इंडिपेंडेंटली पढ़ाया, अलग अलग पढ़ाया, लेकिन जैसे ही ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ चलता है, तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगा या जो एनर्जी डेंसिटी आएगा इन दोनों के चलते आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते और मैग्नेटिक फील्ड के चलते। मतलब टोटल डेंसिटी अगर निकालना होगा, टोटल डेंसिटी विल बी QE प्लस QB। टोटल डेंसिटी क्या होगा, QE प्लस QB, इन दोनों को ऐड करना, मतलब 1/2 E एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 B स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें मॉडिफाई कर सकते हो, मे बी E को इस टर्म में लिख दे, रिप्लेस करके बस E के फॉर्म में ही इक्वेशन लिखा हुआ, तो वो सब लिखना तुम सीख जाओगे धीरे धीरे, तो मॉडिफाई कर सकते हो ओनली इन टर्म्स ऑफ E, ओनली इन टर्म्स ऑफ B, अगर ये रिलेशन तुमको याद है, ठीक है। सर वो माइक्रोवेव का फंक्शन थोड़ा सा, किसका किसका, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव का फंक्शन वही देखो, होता क्या है कि जो वेव जनरेट होता है, वेव एक तरीके का एनर्जी कैरी करता है, ठीक है, और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं। जो एप्लीकेशन है, जैसे जो भी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो एनर्जी से रिलेटेड होता है। मैंने बोला कि जहाँ जिस रीजन में तुम्हारा वेव होगा वहां पे एनर्जी डेंसिटी आएगा, और उस एनर्जी डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा, और उस टोटल एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर उसको यूज करके हम किसी चीज को हीट कर रहे हैं तो उसको क्या, जैसे सनलाइट जो है, सनलाइट एक तरीके क्या है, सनलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेट की वेव है। तो अगर सनलाइट को प्रॉपरली यूज करें विद द हेल्प ऑफ वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर था, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एनर्जी के फॉर्म में और उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होता है माइक्रोवेव का भी, कि उसमें जो वेव होते हैं उससे जो एनर्जी आती है वो हम यूज में लाते हैं। क्लियर है? यस सर पॉइंटिंग वेक्टर, क्या क्या क्या? सर पॉइंटिंग वेक्टर को कौन सा एस वाला टर्म? जो एस वाला टर्म होता है, हाँ सर। हाँ वो रटने वाले चीज, वो बाकी सब जो फॉर्मूला है ना वो सब रट लो, क्योंकि उसका डेरिवेशन वेरिवेशन तो कुछ करना नहीं है, कुछ समझना समझना नहीं है, बस जो फॉर्मूला रिटर्न है वो समझ। जैसे अगर यही फॉर्मूला मैंने लिखा P इज इक्वल टू E/C, तो इसमें क्या समझना है, कुछ नहीं समझना है, फॉर्मूला है, रटना है। वैसे पॉइंटिंग वेक्टर भी बस एक फॉर्मूला दिया हुआ है, अभी तक अगर प्रीवियस ईयर पलट के भी देखोगे ना उससे सवाल नहीं आया हुआ है, तो परेशान नहीं होना। पॉइंटिंग वेक्टर नहीं समझ में आ रहा है कुछ नहीं, उसके जो फॉर्मूला है वो सीधे रट लो, काम बन जाएगा। ठीक है? ओके उसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद कर लो। ये पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इसमें बस एक बार देख लो, एक बार देखोगे जो फॉर्मूला आएगा उसी को याद रखना है। ठीक है? जो मैक्सवेल का 4 इक्वेशन दिया है उसको क्या ही करोगे, उसको कितना भी समझोगे दिक्कत होगा, तो इससे बढ़िया उसको क्या करना है, रट लेना है, पूछता नहीं है। ठीक है ना? अभी तक नहीं पूछा है कि बताओ मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन है या मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन क्या है। ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मोस्ट फेमस प्रॉब्लम है यही जो एक मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इक्वेशन, उससे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन पूछ लेगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड देगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पूछ लेगा। सारी बात समझ में? तो ये सारी चीजें ध्यान रखो, और डायरेक्शन वाला टर्म ध्यान रखोगे, बस इतना ही। पॉइंटिंग वेक्टर से आज तक सवाल नहीं पूछा तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। मॉड्यूल में एक आध सवाल होगा, करोगे समझ में आ जाएगा, इक्वेशन रख लेना। चलो और बोलो। मैग्नेट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो पोर्शन था जिसमें अर्थ मैग्नेटाइजेशन पढ़ना था, वो समझ में आया? सर वो हिस्टेरिसिस। अच्छा, हिस्टेरिसिस समझना। देखो होता क्या है ना, कि अगर कोई मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, इसको हम मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं, मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। वो सारी चीजें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पढ़े हो ना। तो अगर एक सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज होता है। मतलब एक सोलेनॉइड है हमारे पास, इस सोलेनॉइड से करंट दौड़ा देते हैं। ठीक है? और अगर करंट दौड़ाएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उस मैग्नेटिक फील्ड में उठा करके हम एक सॉफ्ट आयरन रखते हैं, तो सॉफ्ट आयरन क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है? तो उसका ग्राफ प्लॉट करना होता है कि अगर हम करंट बढ़ा रहे हैं तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड में डेवलप हो रहा है वो किस तरीके का डेवलप होगा। उसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का होता है कि बढ़ता है। ठीक है? हमने ग्राफ प्लॉट करा तो क्या करा कि जैसे जैसे करंट बढ़ाया इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो इंक्रीज। सारी बात समझ में? अब हम क्या करते हैं, करंट को स्लोली कम करते हैं। जब करंट कम करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो भी कम होगा। ठीक है ना? यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था करंट के चलते वो कम होगा। तो अगर कम हो रहा है तो इसमें जो मैग्नेटिक बिहेवियर आ रहा था वो भी कम होगा। तो जब उसको हम उल्टा लाए, उल्टा प्लॉट किए, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आया। अब ये ग्राफ बता रहा है ना कि जब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टोटल स्विच ऑफ कर दिया, मतलब करंट को जीरो कर दिया, करंट को जीरो करने के बाद ये जो सॉफ्ट आयरन था इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है। आ रही है बात समझ में? हमने देखो क्या करा था, हम ग्राफ का जो मोशन है कुछ इस तरीके का कि जीरो से शुरू करा, जीरो से शुरू करा, मतलब यहाँ पे अगर करंट जीरो था तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर था वो भी जीरो था, ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। ठीक है? अब धीरे धीरे हमने करंट बढ़ाना शुरू करा, करंट बढ़ाने के चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चलते इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब एक जगह पे जाने के बाद, एक पॉइंट पे जाने के बाद हम सोचते हैं चलो थोड़ा रिवर्स करके देखते हैं कि अगर करंट हटा रहे हैं या करंट कम कर रहे हैं तो फिर मटेरियल कैसे बिहेव कर रहा है। तो हमने करंट कम करना शुरू किया, तो नीचे आया, नीचे आया, करंट जीरो कर दिया, यहाँ पे करंट जीरो कर दिया, मतलब सोलेनॉइड कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। फिर भी ये जो मटेरियल था इसके पास थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची रह गई। अरे ये बात समझ में? इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस।
मतलब तुमने क्या करा, मैग्नेटिक जो फील्ड था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसको जीरो कर दिया, फिर भी जो मैग्नेटाइजेशन हुआ था वो बचा रह गया। आ रही बात समझ में? तो अब इसको थोड़ा सा करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा करेंगे तो अगर इसमें फील्ड वेक्टर इधर की तरफ आया होगा, उल्टा करोगे तो ये फील्ड वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन अपना चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज करता है तो मे बी ये यहाँ पे जाके खत्म होता है। मतलब जब तुमने करंट को नेगेटिव कर दिया तब ये जाकर के जीरो हुआ। करंट को हमने क्या करा, जब उल्टा लेकर के गए, उल्टा डायरेक्शन में लेकर के गए, तब ये जीरो हुआ। ठीक है। और अगर अगेन इसको इंक्रीज कर रहे हो, पीछे के डायरेक्शन में और बढ़ा रहे हैं, तो फिर यहाँ से जाता है, फिर इस तरीके का, और फिर ये ग्राफ ऐसा जाता है। यानी जो भी मोशन होता है वो कुछ इस तरीके का दिया होता है, और इसको हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, करंट बढ़ाए थे, कम करा कम करा कम करा, फिर यहाँ तक गए, फिर इंक्रीज करना शुरू करें, फिर यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस है। ये बस यही तक का मेन जो चीज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंक्रीज करे थे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया था, फिर जब डिक्रीज करा तो करंट जीरो हो गया था, फिर भी मैग्नेटिक बिहेवियर था। तो उस मैग्नेटिक बिहेवियर को हमने जीरो करने के लिए क्या करा, करंट का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, उसके चलते ये डीमैग्नेटाइज होकर जीरो हो गया। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस तब होता है ना, जब भी हिस्टैरिसीस कब आता है, जब हम मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है एक सॉफ्ट आयरन है, मैग्नेट की तरह बिहेव करवाना। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि जो भी उसमें प्रॉपर्टी आई है मैग्नेटाइजेशन के चलते, उसको खत्म करना। तो उसको खत्म कैसे कर सकते हैं, करंट कम करके जीरो कर दिया। तो जीरो करके हमने देखा कि मैग्नेटिक बिहेवियर उसमें कुछ ना कुछ था, तो हमने क्या करा, करंट का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया ताकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाए। और अगर मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसके चलते हमने देखा कि एक पर्टिकुलर करंट के वैल्यू पे ये जीरो हो जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, लूप फॉर्म हो रहा है, और इसी को हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। क्लियर? यस सर। और बोलो, और कुछ, और कोई डाउट? सर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चलो ये भी समझ लो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से। देखो वही सेम अभी जो चीज बता रहे थे ना, ये इसी से रिलेटेड है। एक हमारे पास सोलेनॉइड है, समझना, इसको एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। एक सोलेनॉइड है, ठीक है। ये जो भी सोलेनॉइड है, इसमें करंट दौड़ाएंगे, वही पिछला वाला काम कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो रीजन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। डायरेक्शन चेक कर लो, इधर की तरफ, ये अंदर की तरफ नहीं बना रहे हैं, इधर की तरफ बना रहे हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ बी हुआ, ठीक है ना। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, सेम काम जो पहले कर रहे थे हिस्टोरिसिस समझने के लिए, कि हम यहाँ पे ला करके क्या रख दे रहे हैं, एक सॉफ्ट आयरन रख दे रहे हैं। तो सॉफ्ट आयरन क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। जो सॉफ्ट आयरन होगा वो क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो उस सॉफ्ट आयरन के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो आयरन ला करके हमने रखा यहाँ पे, वो उस आयरन के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसके चलते हो रहा है, सोलेनॉइड के चलते हो रहा है। तो समझना, अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी मटेरियल को ले जाकर के रखते हैं, आ रही बात समझ में, तो उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। उस मटेरियल के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जिसके चलते वो मैग्नेटाइज होकर के खुद मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगता है। तो उस मटेरियल में अगर किसी पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी चाहिए। तो दैट मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज H is given as B by mu, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी है क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाय परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल प्लेस्ड इन द गिवन एक्सटर्नल मैग्नेट। मतलब अगर आयरन रखेंगे तो यहाँ आयरन का परमिएबिलिटी रखेंगे, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। आ रही बात समझ में? मैग्नेटिक इंटेंसिटी का बस ये छोटा सा मतलब है जो कि मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड है। और मैग्नेटाइजेशन कहने का मतलब हमारे पास एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल था, मतलब एक ऐसा मटेरियल था जो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। उसको जब फील्ड में रखते हैं, तो फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा
उसका इंटेंसिटी कितना होगा किसी भी पॉइंट पे मेजर करोगे। दैट इंटेंसिटी इज गिवन एज D, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, डिवाइडेड बाय म्यू, जो कि मीडियम जो रखे हो आयरन उसका परमेबिलिटी, आयरन भी रख सकते हैं या बाकी कोई मैग्नेटिक मटेरियल है उसको भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। क्लियर, जहां भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और इसको क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। बोलो और कुछ। सर न्यूट्रल पॉइंट्स था ना, न्यूट्रल पॉइंट्स किसका, एक्सिस कह लो और इक्वेटोरियल पॉइंट कह लो। हाँ तो न्यूट्रल पॉइंट देखो, बार मैग्नेट पढ़ाया था, बार मैग्नेट में, बार मैग्नेट में सर। बताया तो है ना, बार मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट में इस पॉइंट पे, यहाँ पे कई पॉइंट लोगे और यहाँ पे कई पॉइंट लोगे, तो इस दोनों पॉइंट के लिए तो मैंने बताया था ना मैग्नेटिक फील्ड कितना कितना होता है, सेम टू सेम जो हमने डाइपोल मोमेंट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, वही सेम टू सेम फॉर्मूला होता है। अगर इसका डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ है तो इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल सकते हो b, सॉरी ये एक्सियल है और ये b इक्वेटोरियल है, तो इस दोनों पॉइंट पे निकाल सकते हो। न्यूट्रल पॉइंट कहने का मतलब होता है कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ठीक है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ का रिलेशन और यहाँ का रिलेशन तुमको पता है, इस टर्म में ये डिस्टेंस अगर दिया हुआ है यहाँ से, ये तो बताया है ना, ये r, और अगर ये r दिया हुआ है तो BA और BB, सॉरी BA और BE इजीली लिख सकते हो। ठीक है, बार मैग्नेट से रिलेटेड जो चीज था वो बता चुके हैं, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था वो बता दिया। बस इधर जो अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है या मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड जो है वो सारी चीजें छोड़े थे, और वो पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक का कैरेक्टरिस्टिक रखने को बोले थे, वो याद कर लेना। पूछता नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, ताकि अगर आ गया कभी कि बताओ पैरामैग्नेटिक का बिहेवियर क्या होता है, डाईमैग्नेटिक का बिहेवियर क्या होता है, तो ऑप्शन में देख करके तुम टिक कर सको। ठीक है, चलो बोलो और कुछ, या ऑप्टिक्स स्टार्ट करें, हो गया। सर मैग्नेटोमीटर हमारे सिलेबस पे है। क्या क्या नहीं सुनाई दे रहा है, क्या बोल रही है, मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर, वो टैन वाला डिवाइस। हाँ देखो उसमें भी है नहीं, लेकिन फिर भी समझ सकते हो। होता क्या है ना कि जो भी हमारा अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है, जैसे ये अर्थ हो गया, इस ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस नॉर्थ और ये एक्सिस साउथ, ठीक है ना, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। ये नॉर्थ और ये जो साउथ है ये क्या है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। इससे थोड़ा सा टिल्ट करके हमारे पास एक एक्सिस आता है जिसको मैग्नेटिक एक्सिस, और मैग्नेटिक एक्सिस के लिए ये साउथ होता है, साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल। मतलब अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ है जो इस तरीके से रखा हुआ है, ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल एक्सिस और ये तुम्हारा मैग्नेटिक एक्सिस है। और मैग्नेटिक एक्सिस में जिधर ये नॉर्थ होगा ये साउथ होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। और ये एंगल थीटा होता है जिसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, अर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो मैग्नेट हमने रखा हुआ है, ये इक्वेटर है तुम्हारा, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये साउथ और ये नॉर्थ, ये एक्चुअली में इस तरीके का होगा। ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड देखो, इस पॉइंट पे अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है? जो भी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, इस पॉइंट पे अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो पहले सोचो कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस के पैरेलल है? अर्थ के सरफेस के पैरेलल है? नहीं होता है। ठीक है ना, अर्थ के सरफेस के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह पे होता है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। बाकी हर पॉइंट पे कुछ एंगल पे होता है। ठीक है ना, तो समझना, जैसे ये एक सरफेस है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस सरफेस पे इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, मे बी इधर की तरफ
होगा या फिर मे बी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इधर की तरफ। ये डिपेंड करता है हेमिस्फीयर पे। मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस पॉइंट पे ऐसा नहीं कि अर्थ के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है, वो मे बी एंगल पे टिल्टेड होगा, एंगल पे टिल्टेड है। तो एंगल पे ये जो टिल्टेड है ना, इसके चलते दो कंपोनेंट आता है इसका। ये जो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड है एट ए गिवन पॉइंट। इस मैग्नेटिक फील्ड का कितना कंपोनेंट होगा? दो कंपोनेंट होगा। कौन कौन सा? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हम BH से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसको BV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट कौन सा? वर्टिकल कंपोनेंट। आ रही बात समझ में? अब समझो क्या होता है, जैसे ही हमारा कोई ये कंपास है, तो कंपास को जब हम ऐसे फ्रीली छोड़ते हैं तो क्या करता है, अपने आप को नॉर्थ की तरफ अलाइन कर लेता है। नॉर्थ की तरफ अलाइन करने के साथ साथ अगर एक एक्सिस और फ्री कर दे, एक एक्सिस कौन सा? ये तुम्हारा निडल है। अगर इसको छोड़ोगे तो ये अपने आप को नॉर्थ की तरफ अलाइन करेगा। लेकिन अगर एक एक्सिस यहाँ और फ्री कर देना, ये वाला एक्सिस, ठीक है, तो ये अपने आप को टिल्ट भी कर सकता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ये जो टिल्टिंग है ना, नीचे या ऊपर, इसको बोलते हैं डिप एंगल। बोले थे ना डिप एंगल पढ़ने के लिए। अगर कंपास में क्या होता है, कंपास ऐसे घूम सकता है इस तरीके से, तो ये एक एक्सिस हुआ घूमने का। एक एक्सिस अगर और फ्री कर दें कि ये इस तरीके से घूम ले, तो जो कंपास का नीडल होगा ना, वो या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा किसी लोकेशन पे। इसको बोलते हैं डिप एंगल। डिप एंगल क्यों आ रहा है? इसके चलते, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक एंगल है फाई, और इसी को क्या बोलते हैं? डिप एंगल बोलते हैं। तो वो जो तुम्हारा जो डिवाइस है ना, एक्चुअली इसी प्रॉपर्टी पे काम करता है। क्योंकि यहाँ देखोगे तो tan फाई अगर तुम लिखना चाहते हो, tan फाई क्या लिख सकते हो? tan फाई कैन बी रिटन एज BV बाई BV by BA. BH। बस काम खत्म। जहाँ BV क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट, BH क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये सारे कंपास में नहीं होता है, ये उसी कंपास में होता है जो जो कंपास टू एक्सिस फ्री हो। टू एक्सिस फ्री कहने का मतलब ऐसे भी मोशन कर सके और साथ साथ ये रोटेशन तो करे ही। क्योंकि हम जो कंपास देखते हैं फोन में या कहीं, वो क्या करता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेट करता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेट करने का मतलब है वो बस इसी कंपोनेंट को देख रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट को क्या कर दिया है? नेग्लेक्ट कर दिया है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से वो जो डिवाइस का नाम लियो, उसमें यही बस छोटा सा एक फॉर्मूला यूज करना होता है, जिसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। वहां से बाकी सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पता चल गया तो B विल बी हाउ मच? रूट ओवर BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। बस काम खत्म, ठीक है। तो उस डिवाइस को मे बी हम अर्थ के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई मैग्नेट है उसके पास ले जा करके रखेंगे, उसके चलते डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो और कुछ हो गया? चलो फिर अभी नहीं मिल रहा है तो फिर पढ़ना थोड़ा सा। सबने पढ़ा नहीं है शायद, मुझे लग रहा है। थोड़ा सा और पढ़ना, अगर और डाउट हो तो वो भी समझेंगे अगले क्लास में, या बाकी जो फ्री क्लास होगा उसमें समझ लेंगे। चलो अभी शुरू करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जनरली हम पढ़ते हैं तो इमेजेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें मिरर के चलते इमेज फॉर्मेशन या फिर लेंस के चलते इमेज फॉर्मेशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर प्रिज्म पढ़ सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अपना सबसे पहला जो चैप्टर है वो है रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। और ऑप्टिक्स बहुत ही आसान सा टॉपिक है। यहाँ से जो सवाल आते हैं बहुत ही इजी आ जाता है। प्लेन सरफेस, छोटा छोटा फॉर्मूला यहाँ होता है। पूरे ऑप्टिक्स में अगर ध्यान से देखोगे तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होगा वो 4 से 5 होगा। पूरे ऑप्टिक्स की बात करता हूँ। पूरे ऑप्टिक्स में जो फेमस फॉर्मूला है जहाँ से सवाल आते हैं वो बस 5 ही है। उस 5 को रट लोगे बस काम खत्म। रटना क्या, समझ लोगे, बस काम बन जाएगा। और रिफ्लेक्शन और प्लेन सरफेस जो है, ये तो हमको लग रहा है 8 क्लास से बच्चे पढ़ते हैं। जो प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन है वो 8 क्लास में पहली बार पढ़ाया जाता है, और वो सेम टू सेम चीज, कुछ चेंज नहीं होता, वो भी 12th में पढ़ना होता है।
ठीक है ना, कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि तुम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वहां भी पढ़े हो कि दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, और उसी दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हर जगह हम फॉलो करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, या फिर बाकी जो सारी चीजें है, वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें इमेज कैसे मूव करेगा, या मिरर मूव कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में इमेज कैसे मूव करेगा, वो सारी चीजें इसमें देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ये सारी चीजों का नहीं बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है ये ऐसा नहीं पूछेगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, डिफाइन रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ये सबको पता भी होता है कि रिफ्लेक्शन क्या है, कि जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस से टकरा करके उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाए उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। साउंड के चलते भी यही होता है, साउंड के चलते अगर रिफ्लेक्शन डिफाइन करना है तो क्या बोलोगे, अगर साउंड किसी मीडियम से किसी इंटरफेस से टकराया वापस उसी मीडियम में आ गया तो क्या बोलते हैं, उसको रिफ्लेक्टेड साउंड बोलते हैं। सेम टू सेम लाइट के लिए भी होता है। और जो दो दो जो लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको क्या बोल, कौन कौन सा लॉ होता है, बोलो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ क्या क्या होता है। पहला लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर किसी इंटरफेस पे एक लाइट फॉल हो रहा है, प्लेन सरफेस है, लाइट इंसिडेंट हुआ, ये जो इंसिडेंट लाइट है अगर यहाँ पे एक नॉर्मल डालोगे तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो आई आर के बराबर होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो ऐसा नहीं है कि ये प्लेन सरफेस के लिए, फिर कोई भी सरफेस रखो, कर्व सरफेस रखो, इरेगुलर सरफेस रखो, ये हमेशा वैलिड। एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल आई क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस या एक ऐसा लाइन जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है उस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर लाइट इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है तो एक परपेंडिकुलर खींचे इसी पॉइंट पे, उसको नॉर्मल बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा पॉइंट बोलो। तो दूसरा पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक्सटेंड का। हाँ, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। देखो, ये जो रे है जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। एक प्लेन कहने का मतलब ये जैसे एक बोर्ड का प्लेन हो, जो प्लेन है ना बोर्ड, मतलब अगर इधर से जाके देखोगे तो तुमको बस एक लाइन दिखेगा, तुमको बस ऐसे दिखेगा इंसिडेंट। ऐसा नहीं है कि अगर ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड इस बोर्ड के प्लेन के बाहर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर इंसिडेंट नॉर्मल इस बोर्ड के अंदर है तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगा, इसी बोर्ड के अंदर होगा। ठीक है, और इसी को सेकंड लॉ बोलते हैं। सेकंड लॉ बहुत ही सिंपल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे, मतलब अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये भी एक्स वाई प्लेन में होगा, ऐसा नहीं है कि एक्स जेड प्लेन में चला। क्लियर, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बाकी और भी बहुत सारे डिफिनेशन है। बताओ, इमेज किसको बोलते हैं, व्हाट इज इमेज, बोलो, इमेज का डिफिनेशन पता है? या इमेज से पहले ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन बताओ। किसी भी बॉडी को हम ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे, ठीक है, बताओ। या तो फिर कौन इससे क्या सी डेफिनेशन? ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन हो सकता है या इमेज का डेफिनेशन हो सकता है, कभी सुने हो? ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, इमेज का डेफिनेशन, मिरर का बताओ, मिरर किसको बोलेंगे, बताओ, मिरर क्या होता है? पता नहीं। नहीं पता? अच्छा चलो, तो ये सब लिखोगे या बस सुन लोगे काम चल जाएगा, कि पूछेगा नहीं, ऐसे थोड़ा सा सुन लो, या लिख भी सकते हो। चलो, ऐसे नहीं लिखोगे तो पूरा चैप्टर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लिखना सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में पहला लिख सकते हो मिरर। देखना, इट इज ए हाईली पॉलिश्ड, it is a highly polished, it is a highly polished smooth surface, it is a highly polished smooth surface, highly polished
surface from which most part of a incident light from which most part of a incident light gets reflected. Incident light gets reflected. ठीक है, तो मिरर एक ऐसा सरफेस है जो कि स्मूथ होगा, हाईली पॉलिश्ड होगा, और उस सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट करेगा उसका मोस्ट पार्ट कहने का मतलब 100% नहीं, मे बी 99%, 98%, पूरा का पूरा 98%, 99% का हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे? मिरर बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लिखो। अगर ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, तो इसमें ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। अगर किसी भी बॉडी को ऑब्जेक्ट बोल रहे हो तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है लिखना। A point from which incident ray diverge is called real object, or a point at which incident ray appear to converge is called virtual object, देखो अब ऑब्जेक्ट का दो टाइप होता है और दोनों का डेफिनेशन मैंने बता दिया। ऑब्जेक्ट में बी रियल और में बी वर्चुअल। ठीक है, और जब भी ऑब्जेक्ट चेक करना होता है ना, ऑब्जेक्ट चेक करते हैं हम इंसिडेंट रे से। ठीक है, मतलब किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो वो लाइट किसी ना किसी सोर्स से आ रहा होगा, एंड दैट सोर्स में बी ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंट रे को हम जब पढ़ते हैं तो इंसिडेंट रे से हमें पता चलता है कि कौन सा बॉडी ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव कर रहा है। तो हमेशा ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन कौन देगा? इंसिडेंट रे देगा। हमेशा ऑब्जेक्ट का जो भी तुम्हारा प्रॉपर्टी है वो कौन बताएगा? इंसिडेंट रे बताएगा। और इंसिडेंट रे बताता है कि ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है। अगर इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो रहा है किसी पॉइंट से, दैट पॉइंट इज रियल ऑब्जेक्ट। या फिर दूसरा सिचुएशन है कि अगर इंसिडेंट रे अपीयर हो रहा है कि एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, तो उस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब समझना, डायग्राम से समझना। जैसे ये मिरर है, इसके सामने एक पॉइंट रखा हुआ है, तो इस पॉइंट से रे जा सकती है ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, ये तुम्हारा मिरर था। अभी ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे भी। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ओ, ये एक्चुअली कैसे बिहेव कर रहा है? अगर देखोगे तो ये रे जो इस पे इंसिडेंट हो रहा है, ये रे इस पे इंसिडेंट हो रहा है, ये रे इस पे इंसिडेंट हो रहा है, ये रे आ कहां से रहा है? ये पॉइंट ओ से डाइवर्ज होकर के आ रहा है। ये पॉइंट ओ से क्या हो रहा है? डाइवर्ज होकर आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा सिचुएशन समझते हैं। दूसरा सिचुएशन में क्या हो रहा है? दूसरा सिचुएशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ।
देखो ये जो फिगर है इसमें इंसिडेंट रे ये दोनों, इंसिडेंट रे क्या है ये, क्योंकि ये मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है। अब इस रे को पीछे जाओगे ना, पीछे ऑब्जेक्ट पता करने के लिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, वो तुमको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये दोनों लाइन डाइवर्ज कर रही है बाहर की तरफ। तो अगर इधर जाओगे डाइवर्ज कर रहा है, इधर जाओगे डाइवर्ज कर रहा है, तो ये कभी एक पॉइंट पे मिलेगा ही नहीं। और अगर एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है तो उस पॉइंट को, वो जो पॉइंट है वो डिफाइन नहीं कर सकते तुम पीछे। ये मिरर इधर पॉइंट डिफाइन नहीं हो सकता है। ये जो दोनों रे आ रही है वो पता ही नहीं है कहाँ से आ रही है। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है ना, यही इंसिडेंट रे बताता है ऑब्जेक्ट के बारे में। लेकिन ये जो इंसिडेंट रे है अगर पीछे एक्सटेंड करते हो तो ये कहीं मिल ही नहीं रही है। जैसे यहाँ पे क्या था, मिरर पे फॉल हो रहा था जो भी लाइन, उसको हमने पीछे खींचा पीछे खींचा पीछे खींचा तो पता चला एक पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो जब यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे तब जाकर के एक पॉइंट पे मिलेगा। तो ये ऐसा रियल में नहीं हो रहा था, ये हमने क्या करा, ऐसा करवाया, ऐसा मतलब खींचा है लाइन, इसलिए इसको बोलना है अपीयर टू कन्वर्ज। ऐसा फील होता है ये जो दोनों रे है ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है कैसी रे, इंसिडेंट रे। ध्यान से देना, ये कौन सा रे है, ये भी इंसिडेंट है ये भी इंसिडेंट है। तो यानी इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा ये होगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्चुअल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये डेफिनेशन है तुम्हारा ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, रियल भी हो सकता है वर्चुअल भी हो सकता है। वो समझे? अब इसके लिए नहीं सोचना है कि ये दोनों रे कहाँ से आ रही है, मे बी वो किसी लेंस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी या किसी कर्व मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही होगी, तो वो जाकर के यहाँ पे फॉल हो रहा होगा। क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है ना, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है। जैसे इस मिरर के सामने एक कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, उस केस में मे बी रे जैसे फॉल हो सकती हैं। तो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट था वो वर्चुअल हो जाता है, और वर्चुअल के चलते यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। वो समझेंगे जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इन सब चीजों का काम आता है। थर्ड जो डेफिनेशन है वो है तुम्हारा इमेज। थर्ड वन इज, या सी लिख सकते हो, इमेज। इमेज किसको बोलते हैं? सॉरी, लिखना, point at which point at which point at which reflected ray, यहाँ पे दो चीजें लिख सकते हो, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। क्योंकि ये दोनों हम पढ़ेंगे, अभी रिफ्लेक्टेड पढ़ रहे हैं तो इसको याद रखेंगे। जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे रिफ्रैक्टेड रे के बारे में बात करेंगे। लेकिन इमेज का डेफिनेशन सेम टू सेम होता है, इसलिए दोनों में एक ही साथ लिख रहे हैं। पॉइंट एट विच reflected or refracted rays actually converge is called real image, or the point at which refracted or reflected rays, or the point at which reflected or यही same चीज है, reflected or refracted rays appear to diverge, at which reflected or refracted rays appear to diverge is called virtual
is called virtual image, is called virtual image। तो यहीं से देख सकते हो ये जो था, देखो ये जो दोनों इंसिडेंट रे है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं देखना तो इसलिए ऑब्जेक्ट को हटा सकते हो। ये जो दोनों इंसिडेंट रे है, ये जो दोनों इंसिडेंट रे है, यहाँ से जो रे वापस रिफ्लेक्ट होगा, वो इस तरीके का होगा और जाकर के यहाँ पे कट करेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये दोनों रे कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, एक पॉइंट पे, एक्चुअली में कन्वर्ज हो रहा है इस पॉइंट पे। ये रे और ये रे यहाँ पे जाकर के मीट कर रहा है, ये दोनों रे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे इमेज, और ये जो इमेज होगा ये रियल इमेज होगा, ठीक है। जो यहाँ पे इमेज बन रहा है वो इमेज कैसा है, रियल इमेज है, क्योंकि रियल इमेज का डेफिनेशन में क्या था, रियल इमेज जब बनता है उस केस में जो भी तुम्हारे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज है वो एक्चुअली में एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही होती है, कन्वर्ज हो रहा है रियल इमेज। अब यहाँ पे एक चीज, ये जो फिगर है यहाँ पे एक और चीज देख सकते हो, ये जो तुम्हारा मिरर, ये कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है। जो मिरर मैंने ड्रॉ करा ये कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर से मैं रियल इमेज बना रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है, प्लेन मिरर से हम रियल इमेज बना सकते हैं। कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो वर्चुअल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था उसको पीछे एक्सटेंड करके, उसके लिए मैंने क्या लिखा था कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो प्लेन मिरर का ये प्रॉपर्टी है कि प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनाता है और रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनाता है। तो दूसरा डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया था, जिसमें ऑब्जेक्ट रियल लिया था। तो अगर रियल ऑब्जेक्ट लोगे, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे, ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट होकर के पीछे जाएगा, तो ये पीछे जा रहा है, तो ये अब ये रे इससे कहीं मिलेगा नहीं, तो इसलिए इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, जिस पॉइंट ये दोनों कट करते हैं ये तुम्हारा आई है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो भी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे ये ऐसे गया, ये वापस आ गया, जस्ट टकरा करके क्या होगा, वापस आ जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है तो जैसे जाता है वैसे ही वापस आ जाता है। यहाँ पे ये ऐसे गया, रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया। तो इन दोनों रे जो है ना ये आगे कभी नहीं मिलेंगी, ये जो दोनों रे है ये आगे कभी नहीं मिलेगी, कितना भी आगे एक्सटेंड कर लो। तो इसको कैसे मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं पीछे एक्सटेंड करते हैं। तो पीछे एक्सटेंड करके जब हम मिला रहे हैं तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है ना, ये हमें ऐसा फील हो रहा है कि इस पॉइंट से ये दोनों रे आ, और ये दोनों रे कैसी है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग अपीयर होता है, किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, डेफिनेशन वाइज इस इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और अगेन ये प्लेन मिरर था, तो प्लेन मिरर के लिए अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वहां से वर्चुअल इमेज बनेगा, और अगर प्लेन मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनेगा। ये याद रखना है, ये एक प्रॉपर्टी है। और जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करवाते हैं तो इमेज फॉर्मेशन करवाने के लिए कम से कम 2 रे हमें चाहिए, उसी 2 रे के एक्सटेंड करते हैं, तो वो मे बी किसी पॉइंट पे कट कर सकता है तो वहां पे इमेज दे देगा, या फिर किसी पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे तो कट करेगा, वहां पे इमेज दे सकता है। तो हमेशा इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम 2 रे चाहिए। और जब भी ऑब्जेक्ट देखेंगे तो इंसिडेंट रे से देखेंगे, और जब इमेज देखेंगे कि कौन सा इमेज है कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमें डिफाइंड है कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है। जैसे एक सवाल करते हैं, इसमें पता करना है कि कौन सा इमेज है कौन सा ऑब्जेक्ट है और किस मिरर के लिए।
अभी ये पढ़ाई नहीं है, लेकिन परेशान नहीं होना, पढ़ोगे जल्दी। ये जो रे है इसको थोड़ा सा थोड़ा सा इधर जगह नहीं है, गड़बड़ लग रहा है, लेकिन ड्रॉ कर लो ऐसे, ड्रॉ करना। इसको मिरर 1 बोलना और इसको मिरर 2 बोलना। यहाँ तुम्हें बताना है कि P जो है ऑब्जेक्ट है और इमेज है और मिरर 1 और मिरर 2 के लिए, और Q जो है ये ऑब्जेक्ट है और इमेज है और मिरर 1 एंड मिरर 2 के लिए। मतलब P मिरर 1 के लिए, मिरर 2 के लिए कैसा बिहेव कर रहा है, और Q मिरर 1 मिरर 2 के लिए कैसा बिहेव कर रहा है, ये पता करना। ये क्वेश्चन है हमारा। सर मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट, मिरर 1 के लिए P कैसा बिहेव कर रहा है? मिरर 1 ये है, ये मिरर 2 है। एक बार ध्यान से देख लो, ये मिरर 1 और ये मिरर 2 है। सर मिरर 2 के लिए P ऑब्जेक्ट है। P ऑब्जेक्ट, मिरर, चलो ऐसे लिख दे रहे हैं, P ऑब्जेक्ट और P इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है 1 और 2, 1 और 2। इस कौन सा टिक होगा? P ऑब्जेक्ट किसके लिए? मिरर 1 के लिए या मिरर 2 के लिए? मिरर 2 के लिए सर। मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट है। देखो कैसे पता करेंगे? ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम इंसिडेंट रे को पकड़ते हैं। तो ये जो रे है ये मिरर 2 पे इंसिडेंट हो रहा है। ये जो रे है ये कहाँ इंसिडेंट हो रहा है? मिरर 2 पे। ठीक है,
तो अगर मिरर 2 पे देखोगे तो अगर ये इंसिडेंट हो रहा है इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट पे मिल रहा है और जिस पॉइंट पे मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा ऑब्जेक्ट रियल या वर्चुअल? रियल ऑब्जेक्ट सर। रियल ऑब्जेक्ट। रियल है, रियल है 2 के लिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर? अब क्यू बताओ, क्यू क्या है? मिरर 1 के लिए क्यू क्या है या मिरर 2 के लिए क्यू क्या है? मिरर 2 के लिए क्यू क्या है ये बताओ। सर इमेज है। मिरर 2 के लिए क्यू इमेज है। सोचो फिर से। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मिरर 2 के लिए अब क्यू कुछ नहीं है। हाँ सर वर्चुअल। नहीं, समझो कैसे। मिरर 2 के लिए, मिरर 2 ये है, इसके लिए क्यू कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि पता करने के लिए इस रे से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमें पता करना होता है। इस मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पता करना होता है। तो इस मिरर का रिफ्लेक्टेड रे ये है, यहाँ पे खत्म हो गया, ये है, ये खत्म हो गया। तो ये दोनों आगे मिल नहीं रहा, ये दोनों आगे नहीं मिल रहा। तो इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तब जाकर के इसका इमेज पता चलेगा, जो मैंने दिया नहीं था। सारी बात समझ में? इसको पीछे एक्सटेंड करोगे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जो दोनों रे है ना वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन ये रे आगे कहीं मिल ही नहीं रही है। तो आगे नहीं मिल रही है तो हम कैसे पता करते हैं? पीछे एक्सटेंड करके। तो पीछे एक्सटेंड करके ऐसा मैंने कुछ दिया ही नहीं था, मतलब इस मिरर के लिए, इस मिरर 2 के लिए मैंने इमेज फॉर्मेशन नहीं करवाया था। क्लियर है? आ रही है बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे देता कि मान लो ये m है, ठीक है, तो दिस m विल एक्ट एज इमेज ऑफ 2। आ रही बात समझ में? दिस m विल एक्ट एज इमेज फॉर मिरर 2। क्लियर? लेकिन वो मैंने दिया नहीं था। ठीक है, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? अब चलते हैं इस पे। क्यू, क्यू इस मिरर के लिए, मिरर 1 के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट या इमेज? इमेज है। कंफ्यूजन हो रहा है, दो दो आंसर आ रहा है, किसी को ऑब्जेक्ट लग रहा है, किसी को इमेज लग रहा है। सर इमेज ही तो। इमेज है? पक्का इमेज है? हाँ सर। सोच लो फिर, यही पे ऑब्जेक्ट इमेज में ही परेशान हो गए हो तो बाकी का ऑप्टिक्स कैसे पढ़ोगे? देखो, वही सेम डेफिनेशन पे ही चलेंगे। डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर तुम्हें पता करने ऑब्जेक्ट है या इमेज है, इससे लिए हमें पहले पता करना होता है कि ये बन कैसे रहा है, रिफ्लेक्टेड से या इंसिडेंट से। तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये जो दोनों रे है, ये रे और ये रे, इसको हमने पीछे एक्सटेंड करा है। ये रे और ये रे पीछे एक्सटेंड करा है, तब पॉइंट क्यू मिला है। और ये जो दोनों रे है ये किससे रिफ्लेक्ट हुई है? मिरर 1 से। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे से सबसे पहला चीज, रिफ्लेक्टेड रे से मिलता क्या है तुमको? रिफ्लेक्टेड रे से क्या मिलेगा? इमेज। इमेज मिलेगा। ये तो पक्का क्यू जो होगा वो क्या होगा? इमेज होगा। इसके लिए मिरर 1 के लिए, मतलब ये जो क्यू है वो मैंने लिखा नहीं है, क्यू विल एक्ट एज इमेज फॉर मिरर 1। क्लियर? नेचर कैसा होगा? रियल या वर्चुअल? नेचर वर्चुअल। बताओ। नेचर वर्चुअल होगा पक्का। नेचर इसका कैसा है? वर्चुअल है। अगर कोई तुमसे पूछता कि बताओ ये जो मिरर 1 है इसका ऑब्जेक्ट किधर है? मिरर 1 का ऑब्जेक्ट किधर है? सर मिरर 2 का पीछे। मिरर 2 के पीछे इधर है। ठीक है ना? मिरर 1 का जो ऑब्जेक्ट है वो P नहीं है। ठीक है ना? P नहीं है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट हम हमेशा कैसे देखेंगे? इस पे जो रे इंसिडेंट हो रहा है उससे। तो इसके पे जो रे इंसिडेंट हो रहा है अगर उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ जाके मिलेगा? M पे मिलेगा। यानी मिरर 2 का जो इमेज है वो मिरर 1 के लिए क्या है? वो मिरर 1 के लिए ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो जब भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है ना वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इमेज और ऑब्जेक्ट पता करने के। तो पता करने के लिए जब भी पूछे, जब भी ऑब्जेक्ट पूछे, तो किसी भी मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो हम कौन से रे से पूछेंगे? इंसिडेंट रे से पूछेंगे। ऑब्जेक्ट जब भी पूछेगा सब कुछ भूल जाएंगे, इंसिडेंट रे का
रे के पास जाकर के पूछ लेंगे, वो बता देगा सब कुछ। जब भी इमेज पूछेगा कि बताओ इमेज कौन सा है, तो इमेज पता करने के लिए हम हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के पास जाते हैं। रिफ्लेक्टेड रे में भी डायरेक्टली मिल सकता है या फिर उसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तब जाकर के मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन जो है हम पता कर लेते हैं कौन सा वर्चुअल काम कर रहा है, कौन सा रियल की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेटेड बातें, तो याद रखोगे डेफिनेशन, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और नोट में 2 चीज लिख लो। टू ऑब्टेन, नोट में पहला पॉइंट लिखोगे, टू ऑब्टेन इमेज और ऑब्जेक्ट और a mirror, we require at least two reflected or incident rays respectively। जब इमेज चाहिए तो रिफ्लेक्टेड के पास जाएंगे या फिर रिफ्रैक्टेड के पास, जब ऑब्जेक्ट चाहिए तो इंसिडेंट के पास जाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है प्लेन मिरर, या ये प्रॉपर्टी में लिख लेंगे, इसको ऐसा सही रहने दो। जब प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी लिखेंगे या कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, वहां पे इसको लिखेंगे। ये नोट ऐसा ही रहने दो, एक ही रहने दो इसमें। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख ही लो, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, property of image formation from plane mirror। property of image formation from plane mirror। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी साइज सेम रहता है। प्लेन मिरर से जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो साइज कभी चेंज नहीं होता है, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा और वही साइज इमेज का भी होगा। तो पहला प्रॉपर्टी लिखोगे साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम, दोनों का साइज सेम होगा। that is magnification produced, that is magnification produced by plane mirror is 1, मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन डिटेल में और आगे पढ़ेंगे जहाँ पे इसकी जरूरत होती है, यहाँ पे बस मैग्निफिकेशन पता करना है, तो 1 के बराबर होता है प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, डेफिनेशन देंगे वहाँ पे ज्यादा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि क्यों ऐसा हो। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता करते हैं। ठीक है, इसमें लिख लो डिस्टेंस बिटवीन object and mirror, distance between object and mirror is equal to distance between object and mirror is equal to distance between, लिखना है दोबारा, distance between object and mirror is equal to distance between mirror and image।
इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। मतलब अगर ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ये डिस्टेंस दी है, जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो भी डी डिस्टेंस पीछे। ठीक है, ये तुम्हारा इमेज है। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो जब वेलोसिटी वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इसको कैसे यूज करें। नंबर, जो भी नंबर होगा, सर नंबर 3 है, नंबर 3 में लिखना, when object is real, when object is real, when object is real, image is virtual. When object is real, when object is real, image is virtual. When object is real, comma, ऐसे लिख सकते हो, when object is real, comma, image is real, sorry, image is virtual, image is virtual, और vice versa, और vice versa. When object is real, comma, image is virtual, और vice versa. यहाँ पे रियल वर्चुअल का पेयर फॉर्म होता है। जो भी इमेज होगा, इमेज अगर वर्चुअल है तो इसका मतलब पक्का ऑब्जेक्ट रियल होगा या फिर उसका अपोजिट। और नंबर 4 लिखो, इट फॉर्म्स laterally inverted image. It forms laterally inverted image. It forms laterally inverted image. ठीक है, laterally inverted का क्या मतलब है? laterally inverted का मतलब है साइड इनवर्ट, जैसे साइड रिवर्स हो जाता है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। जैसे अगर एल लिखोगे तो इस पे कोई इमेज फॉर्मेशन करवाना है तो इमेज इस तरीके का बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का डिस्टेंस और ये पॉइंट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए ये जो पॉइंट है, जो इमेज होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इसके चलते कुछ लेटर्स हमें उल्टा दिखते हैं। जो सिमेट्रिक लेटर है वो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो भी लेटर सिमेट्रिक नहीं है वो पता चल जाएगा। जैसे बी के लिए पता चल जाएगा, बी उल्टा बनेगा। ठीक है, सी के लिए सी ऐसे बनेगा। ठीक है, तो चल एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो तुम्हारा प्लेन मिरर हो वो इमेज फॉर्मेशन करवाए और वो इमेज लैटरली इन्वर्टेड नहीं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इमेज फॉर्मेशन हो रहा है किसके चलते? प्लेन मिरर के चलते, लेकिन जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसमें लैटरल इन्वर्जन नहीं दिख रहा? ऐसा पॉसिबल है? होगा सर। कब कब होगा बोलो? देखो, जब हम मिरर के फ्रंट में, जब मिरर के फ्रंट में खड़े होते हैं ना, तब हमें ऐसा फील होता है कि हमने लेफ्ट हैंड राइज करा है, तो जो मिरर है वो राइट हैंड राइज कर रहा है। ठीक है ना, ऐसा फील होता है। लेकिन अगर हम मिरर के ऊपर खड़े हो जाए, अगर कोई मिरर के ऊपर खड़ा हो गया, या फिर कोई आदमी अपना पानी में शैडो देख रहा है, स्टिल वाटर है उसमें शैडो देख रहा है, उसमें लैटरल इन्वर्जन नहीं होता। जब हम मिरर के ऊपर खड़े हो जाते हैं तब लैटरल इन्वर्जन गायब हो जाता है। ठीक है ना, लैटरल इन्वर्जन कब दिखेगा? जब तक हम मिरर के फ्रंट में है, मिरर के फ्रंट में खड़े हो गए तब तुमको लैटरल इन्वर्जन फील होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, लैटरल इन्वर्जन फ्रंट में दिखता है, जब मिरर के ऊपर खड़े हो जाते हैं तब नहीं दिखता। तो नोट में ये लिख सकते हो, नीचे नोट में लिख लो, lateral inversion is not shown, lateral inversion is not shown, lateral inversion is not shown if object is placed, if object is placed
on the mirror. If object is placed on the mirror. If object is placed on the mirror. और तुम्हारे नोट से हटके जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट लिख लो, इमेज फॉर्म्ड बाय, इमेज फॉर्म्ड बाय, इमेज फॉर्म्ड बाय, इमेज फॉर्म्ड बाय plane mirror is erect. Image formed by plane mirror is erect. Image formed by plane mirror is erect unless object is placed, unless object is placed on the mirror, unless object is placed on the mirror. ठीक है, देखो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होगा, अगर फ्रंट में रख रहे हो तो जो भी इमेज फॉर्म होगा, अगर फ्रंट में रख रहे हो तो जो इमेज फॉर्म होगा वो इरेक्ट होगा। मतलब अगर इधर O है तो यहाँ O दिखेगा, इधर P है ये P एंड होगा, सीधा बनेगा। ठीक है ना, इरेक्ट। ये कब हो रहा है? जब हम मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा हो, ये तुम्हारा मिरर है, इसके ऊपर अगर तुमने M रखा हुआ, ठीक है ना, इसके ऊपर अगर M रखोगे तो ये M जो है ये इन्वर्टेड हो जाएगा। ऐसा फील होगा कि M कैसा रखा हुआ है, इन्वर्टेड रखा हुआ है। यानी पोजीशन पे डिपेंड करता है कैसे पोजीशनिंग किया गया है मिरर के रेस्पेक्ट में। ऐसे केस में इस सिचुएशन में ये इरेक्ट नहीं है, ये कैसा है, इन्वर्टेड है। सारी बात समझ में? M कैसा दिख रहा है, W की तरह दिख रहा है। ठीक है ना, अगर इसी M को यहाँ रखते ये ऐसा ही फॉर्म होता, ये और ये दोनों अलग अलग चीज है। ये इरेक्ट है और ये कैसा है, ये इन्वर्टेड इमेज है। तो प्लेन मिरर हमेशा तुमको इरेक्ट इमेज देगा। कब तक? जब तक तुम उसको साइड में रखोगे, और जैसे ही मिरर के ऊपर रख दोगे इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा। अगर तुम इन्वर्टेड इमेज, जैसे तुम मिरर के ऊपर खड़े हो जाओगे तुमको क्या फील होगा, तुम्हारा पैर ऊपर की तरफ है और जो सर है वो नीचे की तरफ है, जमीन। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे कभी कभी सवाल में पूछ देता है कि क्या प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज बना सकता है, तो बच्चे रटे रहते हैं कि नहीं बना सकता है, फिर टिक कर देते हैं कि नॉट। लेकिन ये कभी कभी पॉसिबल है। ठीक है ना, वो सिनेरियो मैंने बता दिया। या फिर वो जो लैटरल इन्वर्जन वाला सिचुएशन था, लैटरल इन्वर्जन भी कभी कभी नहीं होता है। और वो कौन सा सिचुएशन, जब हम ऑब्जेक्ट जस्ट मिरर के ऊपर रख देते, तो उस केस में लैटरल इन्वर्जन और लैटरल इन्वर्जन नहीं दिखेगा और जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड। ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगा वेलोसिटी से रिलेटेड जो सवाल है वो देखेंगे। चलो, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir.